हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस एंड आरओ मेम्ब्रेन के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आज हम आपको वीडियो में की लर्निंग्स बताएंगे वो कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस को जानने से पहले आपका ऑस्मोसिस का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस के साथ एक टर्म इस्तेमाल होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मैं बताऊंगा। फिर हम आएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ एंड देन बेसिक्स ऑफ आरओ मेम्ब्रेन और कुछ परफॉर्मेंस फैक्टर्स जो आप आरओ मेम्ब्रेन के कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली अलाइंड है और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। जब आप किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आरओ मेम्ब्रेन को स्पेशली देखेंगे तो ये आपको जितनी भी चीज़ें मैं अब बताने जा रहा हूँ, दिस थ्योरी विल मेक सेंस इंशाल्लाह। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ सामने की तरफ आपके सामने ऑस्मोसिस की एक डायग्राम है और ऑस्मोसिस के हवाले से मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, देखिए, इस स्लाइड को पढ़ने से पहले एक चीज़ अपने जहन में रखें कि ऑस्मोसिस क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पानी पास होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। ठीक है। अच्छा, नॉट जस्ट कि पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास हो रहा है, बल्कि वो पानी जो लेस कंसंट्रेटेड है वो पानी मोर कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ जा रहा होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजरता हुआ जा रहा है और सॉल्ट वाटर के साथ जो है वो मिक्सअप हो रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा जो है कंटेमिनेंट्स और ज़्यादा कंसनट्रेटेड वाटर आपको इस रीजन में दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये लेस कंसनट्रेटेड रीजन वाला जो पानी है ये मिक्सअप हो रहा है जाके मोर कंसनट्रेटेड रीजन वाले पानी के साथ, जहाँ पे नंबर ऑफ कंटेमिनेंट्स, कंसंट्रेशन, पार्टिकल्स और सॉल्टी वाटर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। सो ये की कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वाटर फ्लो आपको इस तरह से इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है जाहिर सी बात है नेचुरली हो रहा है, लेकिन जो प्रेशर, जो नेचुरल एक प्रेशर जो वाटर अपने साथ लेके चल रहा है, ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है नेचुरली पानी की, ये जो जर्नी है, ये जो पाथवे है, ये जो आप फ्रेश वाटर को देख रहे हैं कि ये स्लाइन वाटर, सॉल्टी वाटर की तरफ जा रहा है, मोर कंसनट्रेटेड वाटर की तरफ जा रहा है, तो ये जाते हुए जो नेचुरली जो फ्लो एक डेवलप हो रहा है और जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ये मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको बता दिए। तो आपकी ये दो की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कह लें या आउटकम्स कह लें, या कह लें कि की लर्निंग पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, जिसमें आपको ऑस्मोसिस में बता चुका हूँ और ऑस्मोटिक प्रेशर में बता चुका हूँ। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो गया है तो अब आप आएँ रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ, तो ये आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर इसका बिल्कुल ही रिवर्स हो रहा है। जिस तरह से पहली डायग्राम के अंदर फ्रेश वाटर से हम सॉल्ट वाटर की तरफ आ रहे थे, ठीक है, नेचुरली बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड सम कंटेमिनेंट्स जो के पास हो सकते हैं, जिनका जो साइज है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है, वो सिर्फ क्रॉस कर सकते हैं इसे। बाकी जो पार्टिकल साइज जिनका बड़ा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है। ये एक आगे की कहानी है। आरओ के जब एलिमेंट को हम स्टडी करेंगे तो वो मैं आपको मजीद बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज कि जो फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर की तरफ जा रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए, ठीक है, दिस इज ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस इसका बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब रिवर्स प्रोसेस है, जिसके अंदर सॉल्ट वाटर को हम फ्रेश वाटर की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड नॉट जस्ट सॉल्ट वाटर बल्कि हम सॉल्ट वाटर को रिफाइन कर रहे हैं। अब किस तरह से रिफाइन कर रहे हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, हम अप्लाइड प्रेशर लगा रहे हैं और अप्लाइड प्रेशर लगाते हुए हम सारे कंटेमिनेंट्स को पीछे जो है वो रोक रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसका पोर साइज छोटा है और इन कंटेमिनेंट्स का पोर साइज बड़ा है, तो ड्यू टू पार्टिकल साइज, सही है, यहाँ पे वो ही वाटर मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से एलिजिबल हैं गुजरने के लिए जो बने हैं। ठीक है। जो सेमी परमिएबल का पोर साइज है वो इस तरह का है कि इसमें से पानी गुजर रहा है खाली,
और कंटेमिनेंट्स पीछे यहाँ पे एज अ रेजिड्यू जमा हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ वो बाईपास नहीं कर पा रहे, किसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बाईपास नहीं कर पा रहे ड्यू टू पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज बड़ा है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन अ नट शेल आप ये देख सकते हैं कि अप्लाइड प्रेशर मैंने यहाँ पे लगाया विच इज अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट आप अप्लाइड प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। और जो है आप सॉल्ट वाटर को जब आप पुश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी पार्टिकल्स हैं, जो एक्सेसिव कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है जिनकी वजह से, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड पे रुक जाएंगे और आपका फ्रेश वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पेनिट्रेट होता हुआ फ्रेश वाटर जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की स्ट्रेटजी है, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस इज कॉमनली रेफर्ड एज आरओ, ठीक है। जहाँ आप आरओ बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, तो अब आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ रही होगी कि वाकई आरओ है क्या, ठीक है। व्हाट इज आरओ, राइट, वेयर यू डीमिनरलाइज और डीआयनाइज वाटर बाय पुशिंग इट अंडर प्रेशर, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है। हम बता चुके हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसको, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने का जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि ताकि आप कंटेमिनेंट्स को और कंसनट्रेशन को रोक सकें beneath या at the back of like the semi permeable membrane, ठीक है। अब आगे की तरफ आप आएंगे तो मैं मज़ीद आपको आरओ मेम्ब्रेन को एलैबोरेट करूँगा। अभी तक हमने जो है वो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड नाउ अब हम आ रहे हैं आरओ मेम्ब्रेन की तरफ। हमने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझा, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझा, नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस की ये जो मेम्ब्रेन है अब हम इसे समझने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसमें सिनेरियो ये है कि हम फीड वाटर हमारे पास कोई भी इस तरह का पानी हो सकता है जो कि हम एज अ रॉ वाटर दे रहे हैं अपनी आरओ मेम्ब्रेन को, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि पंप क्यों लगाए हुए, तो हम ये पंप इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो उससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना होता है अप्लाइड फोर्स लगा के, ठीक है। तो वो पंप के थ्रू ही लगती है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो किसको ओवरकम करना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम करना होता है, ठीक है। जब हम बाय पंपिंग फोर्स हम तेज़ी से आरओ मेम्ब्रेन, ये एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन ये इट्स नॉट दैट सिंपल। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये CA और PA एलिमेंट्स की बनी हुई होती है, पॉलीएमाइड मेम्ब्रेन या फिर सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। इन चीज़ों के बारे में मैं आगे मज़ीद और डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम आरओ मेम्ब्रेन के एलिमेंट के हवाले से बात करेंगे और इसकी कुछ टॉलरेंसेस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो आई विल स्पेसिफिकली रेफर देम इन अनदर वीडियो, ठीक है। अभी लेकिन फ़िलहाल समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि साइंस क्या है आरओ मेम्ब्रेन की। तो जो बेसिक्स हैं आरओ मेम्ब्रेन के वो ये हैं कि कोई भी फीड वाटर है, रॉ वाटर है, उसको हम प्रेशराइज पंप, हाई प्रेशराइज पंप के ज़रिए आरओ मेम्ब्रेन के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पानी जो हम इनपुट वाटर होता है हमारा, वो फीड वाटर होता है, ठीक है। अब ये जो फीड वाटर जो है वो जो हाई प्रेशराइज पंप के ज़रिए गुजर के आरओ मेम्ब्रेन में आता है, तो उसके साथ होता है क्या है कि जब वो मेम्ब्रेन में से गुजरता है और जो सक्सेसफुली पानी जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, उस पानी को हम बोलते हैं परमिएट वाटर या लो कंसंट्रेशन वाटर, या लो कंसंट्रेशन उसमें पाए जाते हैं सॉल्ट्स के, ठीक है। इस वाटर को हम प्रोडक्ट वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो पानी रिजेक्ट हो जाता है उस स्ट्रीम को हम रिजेक्ट स्ट्रीम बोलते हैं, कंसंट्रेट बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं कि रिजेक्ट वाटर है वो, क्योंकि उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है और वो फीड वाटर से भी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन रखता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मज़ीद आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ परफॉर्मेंस फैक्टर्स। अच्छा भाई चलें, मैंने अपनी स्लाइड्स अपडेट कर ली हैं। परफॉर्मेंस फैक्टर्स फॉर आरओ मेम्ब्रेन की तरफ अब हम आने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आ गए ऑलमोस्ट। स्लाइड्स मैंने अपडेट कर ली हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सिनेरियोस क्या हैं। अच्छा, मैं आपको 2 फैक्टर्स बता रहा हूँ यहाँ पे। ये प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं, जिनके थ्रू आप अपनी आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ चेक कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा वो है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिनेरियो ये होता है कि आपके पास पानी की कंडक्टिविटी, TDS, pH, ये क्लोरीन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेजर होती हैं, ठीक है। ये केमिकल टेस्टिंग की हेडिंग के अंदर आती हैं। अच्छा अब आप करते ये हैं कि आप अपने फीड वाटर की TDS और कंडक्टिविटी नोट कर लेते हैं। TDS आपके पास ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर आपके पास मिलीग्राम पर लीटर के अंदर शो हो जाएगी। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर अगर आपके पास है तो वो आराम से शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा कंडक्टिविटी आप अपने फीड वाटर की निकाल लें, वो माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर के अंदर आपको शो हो जाएगी आपके डिजिटल मीटर के अंदर, ठीक है। वंस वो शो हो जाती है, ठीक है, तो सिनेरियो ये है कि आपने अपने फीड वाटर की TDS और कंडक्टिविटी एक जगह पे लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा कंडक्टिविटी और TDS मैं दोनों इस वजह से आपको कह रहा हूँ लिखने को, ताकि आपको ये वेरीफाई हो जाए कि आपके फीड वाटर की क्या पैरामीटर्स हैं। फिर उसके बाद जो पानी आपका आरओ मेम्ब्रेन में से निकल रहा होता है, विच इज़ परमिएट वाटर या प्रोडक्ट वाटर, उसकी आपने TDS और कंडक्टिविटी नोट कर लेनी है, सेम उसी तरीके से जिस तरह आपने फीड वाटर की नोट करी है विद योर इलेक्ट्रॉनिक मीटर, डिजिटल मीटर, राइट। अच्छा मेक श्योर ये करें कि आपका डिजिटल मीटर जो है वो कैलिब्रेटेड हो प्रॉपरली, ताकि वो आपको कंडक्टिविटी और TDS प्रॉपर दिखा रहा हो, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके मीटर्स कैलिब्रेटेड नहीं होते और वो आपको एक्चुअल रीडिंग्स नहीं बता रहे होते, तो आप एफिशिएंसी जो अपने आरओ मेम्ब्रेन की परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं वो सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा नाउ वैसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं और मैं ये आपको कंडक्टिविटी और TDS क्यों निकालने को बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में बताने चाह रहा हूँ। देखिए जो पहला हमारा पैरामीटर है वो कहलाता है सॉल्ट रिजेक्शन। वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है सॉल्ट रिजेक्शन का, जिसके अंदर कंडक्टिविटी ऑफ फीड वाटर माइनस कंडक्टिविटी ऑफ परमिएट वाटर डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ फीड वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो फॉर्मूला है ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये एज पर स्टैंडर्ड्स हैं, वाटर के कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट ने ये स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं और इनके एनेक्जर्स में भी हैं ये चीज़ें। ना सिर्फ इनके बल्कि इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्रेडिटेड बॉडीज़ हैं वाटर से रिलेटेड, जैसे वाटर एसोसिएशन, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो है वो बेसिकली एक्रेडिटेड है ANSI से, और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने ये सारे के सारे अपने टेक्निकल एनेक्जर्स में इस तरह के परफॉर्मेंस फैक्टर्स के बहुत सारे फार्मूला वगैरह दिए हुए, ठीक है। तो वहाँ से मैं ये एक परफॉर्मेंस फैक्टर का जो ये फार्मूला है मैंने पिक किया है, ताकि हम ये बड़े आसानी से चेक कर सकें कंडक्टिविटी के थ्रू कि जी कंडक्टिविटी जो मेरी आरओ मेम्ब्रेन से पहले फीड वाटर के अंदर जो मेरा इनपुट वाटर है उसके अंदर मैं नोट कर लूँ, और कंडक्टिविटी मेरी मैं नोट करूँ आरओ मेम्ब्रेन के बाद। तो उससे सिनेरियो ये जनरेट होगा कि मुझे ये पता लग जाएगा कि सॉल्ट रिजेक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। सॉल्ट रिजेक्शन इन द सेंस कि मेरा आरओ मेम्ब्रेन जो है वो कितना सॉल्ट रिजेक्ट कर रहा है, 30%, 40%, 60%, 80%, कितना सॉल्ट वो रिजेक्ट कर रहा है। और रिजेक्ट करने के साथ साथ वो फिर सारा जो सॉल्ट है वो चला जाएगा आपका कंसंट्रेट या रिजेक्ट स्ट्रीम के साथ बह जाएगा बाहर, और जितना बचेगा वो सॉल्ट पैसेज कहलाएगा, जो मैं अब ये सेकंड परफॉर्मेंस फैक्टर के बारे में जिसके बारे में अब मुझे बात करनी है वो मैं करने जा रहा हूँ। तो सॉल्ट पैसेज वो होता है कि जब आप 1 को माइनस करवाएंगे सॉल्ट रिजेक्शन से जो आपने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपका सॉल्ट रिजेक्शन था 70%, तो आपका जो सॉल्ट पैसेज है वो 30% होगा। मतलब आपकी आरओ मेम्ब्रेन में से अगर 70% वाटर जो है वो वाटर नहीं सॉरी 70% अगर आपका सॉल्ट रिजेक्ट हो रहा है तो सॉल्ट पैसेज कितना है, 30% सॉल्ट पैसेज है। द मेन कॉन्सेप्ट ओवर हेयर इज कि आप कंडक्टिविटी पानी की नोट करेंगे आरओ में जाने से पहले और आरओ में जाने के बाद, फिर उस कंडक्टिविटी को
सॉल्ट रिजेक्शन के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास सॉल्ट रिजेक्शन आ जाएगी कि आपकी आरओ मेम्ब्रेन कितना सॉल्ट रिजेक्ट कर रही है और वो रिजेक्ट स्ट्रीम के जरिए कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्ट बाहर निकल रहा है। ठीक है, उस रिजेक्ट स्ट्रीम को बाज़ दफ़ा जो है वो पानी को सेव करने के लिए जो है वो आप फीड वाटर में दोबारा रीसर्कुलेट करवाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस भी हैं जो मैं आगे मज़ीद एक वीडियो है उसमें डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको पता लगेगा सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और बाकी बहुत सारी जो जिस तरह से आप आरओ मेम्ब्रेन्स के अंदर सर्कुलेशन करते हैं और उसके फेजेस हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अभी यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़, कि यहाँ पे टीडीएस मैंने क्यों बोला था, पहले कंडक्टिविटी क्यों बोली थी, पहले टीडीएस पे आ जाएं। देखिए आपके पास जब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो आपके पास पानी के अंदर मिनरल्स ज़्यादा हैं, आपके पास पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, आयंस ज़्यादा हैं, और ये आयंस क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी के अंदर जनरेट करते हैं, जिसके बिना पे पानी अपने अंदर से बिजली पास करता है। कंडक्टिविटी पानी की ज़्यादा होने का मकसद ये है कि पानी अपने अंदर से बिजली पास कर सकता है। कितनी कर सकता है उसका यूनिट है प्रॉपर माइक्रो सीमेंस पर सेकंड के थ्रू हमें पता लगता है। ज़्यादा कंडक्टिविटी पानी के अंदर ज़्यादा टीडीएस है, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा आयंस हैं, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, जिसके बिना पे पानी अपने अंदर से बिजली पास कर सकता है। क्योंकि जो प्योर वाटर है ना वो इंसुलेटर होता है, राइट, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर ना आयंस होते हैं ना मिनरल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो वो अपने अंदर से वो अपने अंदर से बिजली पास नहीं करता। ठीक है, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर, याद रहे, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होगी। तो देखिए टीडीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। टीडीएस जब यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ कम होगी परमिएट वाटर की तरफ, तो कंडक्टिविटी भी आपको परमिएट वाटर की तरफ कम दिखाई देगी, और फीड वाटर की तरफ जब टीडीएस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है। जितना इन दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना आपकी आरओ मेम्ब्रेन अच्छी है। लेकिन अगर कंडक्टिविटी यहाँ पे 2 है लेट से और यहाँ पे भी 2 है, तो मीन्स आपकी आरओ मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है। अगर आपकी कंडक्टिविटी यहाँ पे 900 है और यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी 2, 3, 4, 5, तो योर आरओ इज़ वर्किंग वेरी नाइस, क्योंकि जब आप उसे फॉर्मूले में रखेंगे तो वो जो सॉल्ट रिजेक्शन आपको बताएगा वो 95, 99, 96, 98% बताएगा। सही है, सॉल्ट रिजेक्शन, कि जो सॉल्ट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो सॉल्ट पैसेज होगा वो होगा 2%। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी, देखिए आप, ये एक जापानीज़ OEM है। OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ टेक्निकल मैनुअल्स होते हैं। अब देखिए ये चीज़ मुझे आपको दिखानी नहीं थी अभी फ़िलहाल, लेकिन जिस तरह मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था PA मेम्ब्रेन, CA मेम्ब्रेन, तो ये कुछ टाइप्स हैं मेम्ब्रेन की और ये इनके वर्किंग पैरामीटर्स हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय देयर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। ये इनके टेक्निकल मैनुअल्स होते हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, लेकिन यहाँ जस्ट ये जो पैरामीटर्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जी ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रेशर, सॉरी यहाँ पे है ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग pH कितनी है। तो देखिए आप देख सकते हैं पॉलीअमाइड मेम्ब्रेन जो है वो 2 से 12 pH के दरमियान ऑपरेट कर सकती है, ये इसकी वर्केबल रेंज है। ठीक है, सेलुलोस एसीटेट की इन कंपैरिजन 4 to 6 pH हमें चाहिए होती है, तो pH के अंदर हमारे पास अच्छी रेंज पॉलीअमाइड में। वैसे बेहतर जो है वो हमारे पास पॉलीअमाइड मेम्ब्रेन्स हैं और वही अब ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, मोस्टली। अब देखिए जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, सॉल्ट रिजेक्शन। तो देखिए अगर आपके पास कोई मेम्ब्रेन है और आप उसकी सॉल्ट रिजेक्शन निकालते हैं और वो सॉल्ट रिजेक्शन जो है वो अगर 99 आती है, 98 आती है, 96 आती है, सो द मेम्ब्रेन इज़ गुड टू गो, द एलिमेंट इज़ इन वेरी नाइस कंडीशन। ठीक है, एलिमेंट अगर आपका 95% पे भी है 3 साल बाद, तो मीन्स उसकी सर्विस लाइफ अभी मज़ीद बहुत बाकी है। ठीक है, जैसे जैसे वो 80, 70, 60 पे आती है, एलिमेंट की जो शेल्फ लाइफ या कह लें ख़राब होना शुरू हो जाती है, मीन्स कि वो अब इतना एफिशिएंट नहीं रहा और फिर आपको अपनी मेम्ब्रेन का जो एलिमेंट है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आपको अपनी मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ती है। सही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये देखते हैं कि सॉल्ट रिजेक्शन कम हो रही है, जो मैंने आपको नोट करना सिखा दिया, आप नोट भी कर सकते हैं आराम से सॉल्ट रिजेक्शन, तो वो आपको देखते रहनी है ईयरली, हाफ ईयरली, आप वो चेक करते रहें। ठीक है, मेक श्योर ये करें आपके पास एक प्रॉपर डिजिटल मीटर हो जो ये सारे वाटर पैरामीटर्स नोट कर सकता हो, राइट।
क्लोरीन की जो टॉलरेंस है वो भी आप देख सकते हैं लेस देन 0.1 ppm, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 ppm की जो टॉलरेंस है। अच्छा, क्लोरीन क्या करता है कि इन एलिमेंट्स के अंदर जाके इनके पोर्स को बर्न कर देता है, ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं ये एसिमेट्रिक भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है देन अगेन, और मैं इसकी तरफ आराम से आऊँगा, आपको स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा, पिक्टोरियल्स दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो मकसद था OEM का, एक कैटलॉग का एक छोटा सा आपको टेबल दिखाने का ये मकसद था, ये बताने का रीज़न था कि जो सॉल्ट रिजेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये प्रिस्क्राइब्ड है कि जब आप नई नई मेम्ब्रेन लेंगे तो सॉल्ट रिजेक्शन ये आ रही होगी, ठीक है। 3 साल बाद जो सॉल्ट रिजेक्शन है वो ये आ रही होगी। 3 साल बाद आप लेट से आप किसी कंपनी के अंदर हैं और वहाँ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम आपसे पहले का लगा हुआ है और आपको नहीं पता, तो आप ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी सॉल्ट रिजेक्शन निकाल सकते हैं, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं कि आप कंडक्टिविटी पहले फीड वाटर की ले लें, वो ऐसा फीड वाटर जो आरओ मेम्ब्रेन में जाने से पहले का पानी है वहाँ की कंडक्टिविटी ले लें। द प्रोडक्ट वाटर और द परमिएट वाटर दैट इज गेटिंग आउट ऑफ द आरओ, वो वाला जो पानी उसकी कंडक्टिविटी ले लें, दोनों को माइनस करवाएं, डिवाइड करवाएं फीड वाटर की कंडक्टिविटी से, एंड देयर यू हैव इट, आपके पास सॉल्ट रिजेक्शन आ जाएगी। तो वो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी मेम्ब्रेन की शेल्फ लाइफ क्या है, ठीक है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा, एंड आगे के मज़ीद जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, एलिमेंट किस तरह के होते हैं, और मज़ीद आगे जो है मैं PA और CA मेम्ब्रेन्स के बारे में जो आपको लेक्चर मैंने आगे डिलीवर करना है वो इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियोस में कवर अप करूँगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।